हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग इस समय स्टेनोग्राफर की इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये पेपर हुआ था 12 और 13 अगस्त 2023 को। तो 12 अगस्त को भी 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था, 13 अगस्त को भी 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था, कुल 6 पेपर हुए थे। तो जिसमें से हम लोग इसमें 12 अगस्त का पेपर कर रहे हैं। तो 12 अगस्त के मॉर्निंग शिफ्ट का और आफ्टरनून शिफ्ट का हम लोग कर चुके हैं। इवनिंग शिफ्ट का हम लोग इस समय कर रहे हैं और इवनिंग शिफ्ट का जो क्वेश्चन था शिफ्ट 3 वाला, शिफ्ट 3 का आज हम करने जा रहे हैं पार्ट, ये 1 नहीं है, ये है पार्ट 3। ठीक है, गलती से यहाँ पार्ट 1 लिखा हुआ है। असल में क्वेश्चन नंबर 66 से 100 होने का मतलब हुआ कि ये थर्ड पार्ट होगा। वो पार्ट 1 को हम गलती से पार्ट 3 लिखना भूल गए। तो 100 क्वेश्चन को हम लोग 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। पहले 35 क्वेश्चन ग्रामर और वोकैब के होते हैं, दूसरे फिर 30 क्वेश्चन ग्रामर और वोकैब के होते हैं, क्योंकि ग्रामर और वोकैब में कुल मिलाकर के 65 क्वेश्चन होते हैं और इनको अलग कर पाना मुश्किल है, इंटरमिक्स्ड हैं। हाँ, 66 से लेकर के 100 तक के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन पैसेज हैं, क्लोज टेस्ट और पैसेज पर बेस्ड होते हैं, जिसमें 20 क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन हैं और 15 उसके पैसेज के क्वेश्चन हैं। तो आज वही थर्ड वाला बचा है, शिफ्ट 3 का पार्ट 3 बचा है। हम लोगों को 66 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन करने हैं। अच्छा, पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा। पीडीएफ वही है जो पहले दिन डाला था, वही वाला पीडीएफ है, नया नहीं है आज। ठीक है, क्योंकि उसमें 100 क्वेश्चन एक ही बार में डाल देते हैं, ऐसे सब में होगा। तो पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना डिस्कशन और देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन जो क्लोज टेस्ट का है वो क्या है। तो छोटा सा पैसेज है क्लोज टेस्ट का, मतलब एक पेज में क्वेश्चन और पैसेज दोनों आ जा रहा है। ऐसा जब होता है तो थोड़ी सुविधा हो जाती है हम लोगों को। चलिए पढ़ के देखते हैं कि लिखा है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस डैश, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस डैश, no responsibility for the persistence or accuracy of URLs। आगे लिखा है for external और third party internet website referred to in dash publication। आगे लिखा and dash guarantee that any content on such websites is or will remain accurate or appropriate। information dash prices। आगे लिखा है ट्रेवल टाइम टेबल्स एंड अदर फैक्चुअल डैश गिवन इन दिस वर्क इज करेक्ट एट द टाइम ऑफ फर्स्ट प्रिंटिंग। तो जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस है, ये एक प्रेस है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये डायरी वगैरह या जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी वगैरह ये लोग पब्लिश करते हैं। तो ये बता रहे हैं कि जो भी चीज़ें इस पर पब्लिश की गई हैं, जिस समय ये पब्लिश की जा रही हैं फर्स्ट प्रिंटिंग के समय, वो सारी चीज़ें करेक्ट थीं। लेकिन जब समय बदलता है तो समय बदलने के साथ साथ डेटा भी चेंज होता है। तो वो इस बात की गारंटी नहीं लेते हैं कि आने वाले समय में या फ्यूचर में ये डेटा करेक्ट होगा, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि समय के साथ चेंज हो जाता है। ठीक है, तो पहले में इन्होंने क्या कहा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस इस बात की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। लिखा ना नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ क्या होगा, लेना। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस इस बात की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? फॉर परसिस्टेंस और एक्यूरेसी ऑफ यूआरएल। जो यूआरएल वगैरह हैं उनकी एक्यूरेसी या उनके परसिस्टेंस की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। लिखा है फॉर एक्सटर्नल या थर्ड पार्टी इंटरनेट वेबसाइट रिफर्ड टू, जिसका उसमें रिफर किया गया है इन डैश पब्लिकेशन। ठीक है, चलिए। तो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस है वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। जिम्मेदारी नहीं लेने के लिए अब देखो, यूनिवर्सिटी प्रेस सिंगुलर है तो हैव तो लगने वाला नहीं है ना, एंड लगेगा। बचा हैज और हैड। तो हैड किस में चला जाएगा? पास्ट में। पास्ट में ये चला जाएगा। इसका मतलब अब ये हम इस समय की बात कर रहे हैं ना कि वो ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, उसकी पास्ट की बात नहीं होगी। तो ये हैड भी कट जाएगा, क्या लगेगा? हैज लगेगा। ठीक है, ये पहले वाले के लिए हुआ। अब दूसरे फिलर के लिए आ जाओ भाई। दूसरे फिलर में क्या कह रहे हैं? यहाँ दूसरा वाला देख लो, यहाँ लिखा है रिफर्ड टू इन डैश पब्लिकेशन, रिफर टू इन दैट पब्लिकेशन। तो मतलब कह रहे हैं दैट पब्लिकेशन, या ये जब ये लोग कहते हैं तो दैट पब्लिकेशन तो पास्ट में हो जाएगा ना।
तो अभी मैंने कहा था कि ये पास्ट की कहानी नहीं है। रिफर टू हियर पब्लिकेशन देयर पब्लिकेशन नहीं होगा, और दैट पब्लिकेशन पास्ट में हो जाएगा, जबकि वो प्रेजेंट के लिए कहते हैं ना इस पब्लिकेशन। देखो यहाँ भी लिखा हुआ है ना, तो प्रेजेंट, पूरी कहानी एक्चुअली प्रेजेंट में है, तो हम इसको पास्ट में नहीं ले जाएंगे। इसके पहले वाले में हम हैज़ लगाए थे, हैज़ लगाए थे तो क्या करोगे, दिस लगाओगे, दैट नहीं लगाओगे। नेक्स्ट वाले में आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट वाला है आपका ये तीसरा वाला फिलर। तो तीसरे वाले फिलर में बच्चा क्या करना है, यहाँ आ जाओ, एंड डैश गारंटी दैट, और ये इस बात की गारंटी भी नहीं देता। तो डैश नॉट गारंटी, डैश गारंटी मतलब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो क्या लगाओगे, डू नॉट। अब देखो डू नॉट हम लगा ही नहीं सकते, ना हैव नॉट लगा सकते हैं, क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस अभी क्या बोले थे, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए तो यहाँ हैज़ लगा था। तो जब वहाँ हैज़ लगा था तो डू और हैव की बात ही छोड़ दो। अच्छा, डिड ये पास्ट में हो जाएगा, अभी मैं कह ही रहा था कि इसमें पास्ट का कुछ नहीं है, सब प्रेजेंट का है, ये भी हटेगा तो क्या लगेगा, एंड डज नॉट गारंटी दैट, ठीक है ना। ये इस बात की गारंटी नहीं देते कि एनी कंटेंट ऑन सच वेबसाइट्स इज या आर विल रिमेन एक्यूरेट और अप्रोप्रिएट। इंफॉर्मेशन डैश प्राइसेज, तो जो प्राइस से लेकर के सूचनाएं इंफॉर्मेशन उसमें दी गई हैं, ट्रेवल टाइम टेबल वगैरह है। अब ट्रेवल टाइम टेबल है, पता लगा इस साल हमने पब्लिश किया, 2 साल बाद वो ट्रेवल टाइम टेबल बदल जाए तो हम कौन सी गारंटी दे सकते हैं, यही उनकी बात है। तो आगे आ जाओ, नेक्स्ट वाला देखो, ये फिलर नंबर 4 है। यहाँ इन्होंने कहा इंफॉर्मेशन, अब किनके बारे में, प्राइसेज के बारे में, ट्रेवल टाइम टेबल्स के बारे में, या दूसरे फैक्चुअल डैश चीज़ों के बारे में जो हमारा डेटा है। तो ऑब्स्ट्रक्टिंग, अब ये उस बाधा डालने वाली बात तो यहाँ पे लग नहीं रही है, ना कंसर्न्ड होगा, कंसर्न भी नहीं होगा, रिलेटेड हो लगता तो रिलेटेड के साथ टू लगता तो ठीक था। यहाँ अगर हम लगाते हैं इंफॉर्मेशन रिलेटेड प्राइसेज, तो रिलेटेड प्राइसेज नहीं होता, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्राइसेज। अगर मैं यहाँ टू लगा दूँ, टू या टू लगा होता तो रिलेटेड टू हो जाता, तो टू नहीं लगा है इसलिए रिलेटेड नहीं लगेगा। अब क्या होगा, रिगार्डिंग, रिगार्डिंग लगाओगे, क्योंकि इस रिगार्डिंग का मतलब भी वही होता है रिलेटेड, लेकिन इसके बाद टू लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और कंसर्न मतलब, यहाँ कंसर्न मतलब जिसके बारे में आप चिंता करते हो, ठीक है। और कंसर्न में भी टू लगाना पड़ता है, यहाँ भी टू लगना चाहिए था, तो ये लगेगा नहीं। फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप रिगार्डिंग लगाएं और कोई चारा नहीं है। अब इसके आखिरी वाले फिलर को देख लेते हैं हम लोग। तो ये रहा आपका इसका 5वां वाला फिलर। तो यहाँ दिया हुआ है अदर फैक्चुअल डैश गिवन इन दिस वर्क। तो जो दूसरी फैक्चुअल क्या है, फैक्चुअल ओपिनियंस हो सकती हैं, नहीं होंगी। अदर फैक्चुअल ओपिनियन की यहाँ कोई बात ही नहीं हो रही, इन्फॉर्मेशन की बात हो रही थी ना, जो भी इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई हैं। देखो यहाँ पे लिखा है ना इन्फॉर्मेशन डैश प्राइसेज, तो प्राइस के बारे में, ट्रेवल टाइम टेबल्स के बारे में, या दूसरे फैक्चुअल क्या हो सकती हैं। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखा है तो वही यहाँ भी होगा, दूसरी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ही होगा। अब ये मटेरियल और इलस्ट्रेशन आप नहीं लगा सकते हो। इलस्ट्रेशन कब होता है, जब आप किसी चीज़ को एग्जाम्पल दे करके समझाते हैं, ठीक है, तो ये नहीं लग पाएगा। तो अच्छा, चूँकि लगा भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन रखा है तो हम इन्फॉर्मेशन ही लगाएंगे, ऑप्शन में भी है तो वही सूटेबल होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलो ये 5 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अब करते हैं 71 से लेकर के 75 तक के लिए, ठीक है। तो ये भी छोटा पैसेज है, मैंने उसको थोड़ा सा छोटा कर दिया था ताकि पैसेज और क्वेश्चन एक ही स्क्रीन पर आ जाएं। बदलने पे बार बार, जब बड़ा पैसेज होता है तो स्क्रीन बदलनी पड़ती है तो दिक्कत हो जाती है, एक पे रहते हैं तो ठीक है। चलो इनको भी पढ़ के देखते हैं। तो पहला ही फिलर दे दिया इन्होंने, लो चलो पढ़ते हैं। डैश, आगे इन्होंने कहा कि देयर आर न्यूमरस प्रोडक्ट्स अवेलेबल फॉर कस्टमर्स टू सेलेक्ट फ्रॉम। आज बहुत सारे मतलब प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और कस्टमर को इन्हें सेलेक्ट करना पड़ता है। तो आज ना देयर आर न्यूमरस प्रोडक्ट्स, तो इसमें देखो टुडे है, लॉन्ग एगो है, यस्टरडे है या इन फ्यूचर है। तो यस्टरडे और लॉन्ग एगो की बात नहीं है, कह रहे हैं देयर आर न्यूमरस प्रोडक्ट्स अवेलेबल फॉर कस्टमर्स टू सेलेक्ट फ्रॉम। आज की डेट की बता रहे हैं, आज ऐसी सिचुएशन है। इन फ्यूचर में तो देयर आर नहीं होता, इन फ्यूचर में होगा देयर विल बी। तो हम क्या लगाएं इसमें, तो टुडे ही बेस्ट लग रहा है, ठीक है। आगे देखो, वेदर दे आर यूजिंग अ फिजिकल स्टोर या ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म। तो जो कस्टमर हैं चाहे फिजिकल स्टोर यूज कर रहे हो चाहे ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, ठीक।
आगे कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट एवरी प्रोडक्ट अ ब्रांड हैज़ डैश ओन यूएसपी। तो हर प्रोडक्ट का, हर ब्रांड का अपना अपना यूएसपी होता है। पैकेजिंग अपनी अपनी होती है, कलर कम्बिनेशन सबका अपना अपना होता है। एंड मोर एज मार्केटिंग टैक्टिक्स, आगे लिखा है कि विच इट यूजेस टू मार्केट इटसेल्फ टू द कस्टमर, आगे लिखा इन अ डैश मैनर, सबका अपना अनोखा मैनर होगा। तो इन अ यूनिक मैनर, हमको तो यहाँ पे ठीक लग रहा है कि इन अ यूनिक मैनर दिखा हो। अब देखें आगे मिलता क्या है। ब्रांड्स फाइंड इट डैश चैलेंजिंग, तो यहाँ पे काफ़ी चैलेंजिंग होगा, मतलब आसान नहीं होगा, उनको काफ़ी चैलेंजिंग लगता है टू एंगेज कस्टमर्स एज देयर अटेंशन स्पान्स आर ड्विंडलिंग एट एन एक्सेलरेटेड रेट। क्योंकि देखो ब्रांड्स को, कस्टमर्स को बांधे रखना बड़ा मुश्किल होता है यहाँ पे, क्योंकि जो अटेंशन है, कस्टमर्स का अटेंशन है, वो ड्विंडल करता रहता है ना। एक्सेलरेटेड रेट मतलब काफ़ी तेज़ी के साथ ड्विंडल, कभी इस प्रोडक्ट पे, कभी उस प्रोडक्ट पे, कभी उस प्रोडक्ट पे, कभी उस प्रोडक्ट पे, तो ये लगा रहता है। तो अपने मतलब जितने भी ब्रांड हैं उन्हें अपने कस्टमर्स को बांधे रखना थोड़ा मुश्किल होता है, काफ़ी मुश्किल होता होगा। चलो तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको भरते हैं एक तरफ से। तो पहला वाला तो हम लोग आई थिंक भर ही चुके हैं, जो पहले वाले का था। हमने कहा था इसमें कि टुडे देयर आर, अब अच्छा ये थ्योरी भी पूरी की पूरी क्या है, प्रेजेंट डे मार्केटिंग की दे दी है इन्होंने, तो टुडे वाला लगेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हम दूसरे वाले पे चलते हैं ना। तो दूसरे वाले पे हम लोगों का क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो ये फिलर है ये वाला, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि वेदर, मतलब कस्टमर्स के लिए लिखा है कि दे आर यूजिंग फिजिकल स्टोर या ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म, तो और लगाओगे, ठीक है ना। और इन्होंने लगा ही है, तो और लगा है तो क्या लगाओगे, ऑनलाइन। ऑनलाइन में क्या करोगे, ऑन एन लगा देते हैं ना, आ लगेगा नहीं क्योंकि ऑनलाइन लिखा हुआ, तो आ नहीं लग सकता। या इन भी नहीं लगाओगे, यहाँ पे आ लगा हुआ है ना, आ फिजिकल स्टोर, आ फिजिकल स्टोर है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एन लगा लो, ठीक है। मतलब इन की और दा की तो कोई चांस नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है, क्योंकि पहले वाले पे और के पहले जो लिखा हुआ है वो फिजिकल स्टोर लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ देखो ये और है, और से हम दो चीज़ों को जोड़ रहे हैं, किसको जोड़ रहे हैं, फिजिकल स्टोर को जोड़ रहे हैं और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म को जोड़ रहे हैं। अच्छा हमारे पहले वाले के पहले आ लगा हुआ है, तो इस दूसरे वाले के पहले भी आ लगना चाहिए, तो इसके पहले आ नहीं लग पाएगा, एन लगाना होगा, क्योंकि ऑनलाइन वावेल है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एन लगाएंगे, तो ये दूसरा वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। कोई डाउट तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आते हैं अगले वाले क्वेश्चन में। आपके देखिए तीसरा वाला फिलर है ना, तो यहाँ पे कह रहे हैं, तो ब्रांड्स हैज डैश ओन, तो जो ब्रांड है एवरी लग गया ना यहाँ पे, ऑलमोस्ट एवरी। अब एवरी लगाओगे, अच्छा यहाँ ब्रांड के साथ क्या लगाए हो आप, हैज़ लगाए हो। जब हैज़ लगाए हो तो यहाँ भी तो सिंगुलर चाहिए ना, इट्स हो जाएगा फिर यहाँ पे, ठीक है। प्लूरल तो लगा नहीं पाओगे, तो देयर जो होगा प्लूरल होगा, और इस देयर की ज़रूरत नहीं है, बचा हमारे पास इट्स। और ये वाला जो इट्स होता है ये लगता नहीं, क्योंकि इस इट्स का मतलब होता है इट इज, तो इट इज यहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ ज़रूरत है किसकी, पजेसिव की, इट्स की, तो ये चौथा वाला होगा, ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। आपका अगला वाला जो है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, फिलर नंबर 4 आ जाएगा, तो ये रहा आपका 4। तो मैंने कहा था कि सब के सब लोग मार्केट में अपनी स्ट्रेटजी चलाते हैं, अपने टैक्टिक्स लगाते हैं कस्टमर्स को पकड़ने के लिए इन डैश मैनर, तो सबका अपना यूनिक, इन अ यूनिक, सबका अपना यूनिक मैनर होगा। माइन्यूट मैनर या स्ट्रेंजली मैनर, तो स्ट्रेंज होता है, स्ट्रेंजली तो नहीं लगाओगे, क्योंकि स्ट्रेंजली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, और जबकि हमें यहाँ ज़रूरत किसकी है, एडजेक्टिव की, क्योंकि मैनर है नाउन, तो हमें एडजेक्टिव चाहिए था। स्ट्रेंजली की जगह स्ट्रेंज होता तो चांस था। साइलेंट मैनर नहीं होता, इन अ यूनिक मैनर होगा, ठीक है। सबका अपना अनोखा अनोखा ढंग होता है भाई। अब आगे आ जाओ फिलर नंबर 5 में, यहाँ वाले में क्या है, तो ये बताया था ना कि ब्रांड्स को अपने कस्टमर्स को रोके रख पाना काफ़ी चैलेंजिंग होता है। तो यहाँ लिखा है इट फाइंड इट चैलेंजिंग। चैलेंजिंग क्या है बेटा, वर्ब है, चैलेंजिंग वर्ब है। तो वर्ब की, अब ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है जो एडजेक्टिव का काम कर रही है, तो ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म वर्किंग एज एन एडजेक्टिव, तो देयरफॉर वी नीड एडवर्ब। चूंकि ये एडजेक्टिव है तो इसके लिए हमको एडवर्ब यूज चाहिए, तो एडवर्ब इंक्रीजिंग एडजेक्टिव हो जाएगा, नहीं लगेगा, इंक्रीज वर्ब हो जाएगी या नाउन हो जाएगा, दोनों चीज़ें हो सकती है, इंक्रीज नाउन वर्ब दोनों।
तो यहाँ हमें नाउन वर्ब की जरूरत नहीं, इंक्रीज्ड एडजेक्टिव हो जाएगा, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये एडवर्ब है, इंक्रीजिंगली, ये एडवर्ब है, तो हमें इनकी यही लगा पाएंगे, इसके अलावा हमारे पास और कोई चांस नहीं है लगा पाने का, तो इसमें चौथा वाला लग जाएगा, ठीक है ना, फिलर नंबर 5 में, 75 वाले क्वेश्चन में, ठीक है। क्लियर हो गया, चलें आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आपका अगला वाला होगा तीसरा सेट, तो तीसरे सेट में, हाँ ठीक है, ये भी सेट थोड़ा छोटा है और इसमें क्वेश्चन और पैसेज दोनों आ जा रहे हैं। तो फिर हम लोग पढ़ते हैं, देखिए लिखा है कि मेनी ईयर्स एगो व्हेन द आर्ट ऑफ स्टंटिंग प्लांट्स वाज क्वाइट अनहर्ड। तो स्टंटिंग प्लांट्स का मतलब क्या होता है, जैसे बोनसाई, आपको पता होगा ना, यहाँ पे देखो बोनसाई मेकिंग लिखा भी है। बोनसाई के पौधों का क्या मतलब होता है, जैसे आम का पेड़ बहुत बड़ा होता है या बरगद का, महुए का पेड़ बड़ा होता है, अगर आप उसको गमले में लगा देते हो तो वो छोटे कद का रह जाता है, तो इसी को कहते हैं स्टंटिंग। बड़े पौधों को गमले में लगा करके छोटे साइज का रखना, उसको स्टंटिंग प्लांट्स कहते हैं, ठीक है, या इसी को बोनसाई मेकिंग कहते हैं। Many years ago, when the art of stunting plants was quite unheard of, तो जब इनके बारे में लोग सुने उन्हें नहीं थे, लोग नहीं जानते थे इनके बारे में, स्टंटिंग प्लांट्स के बारे में, बोनसाई के बारे में, अनहर्ड ऑफ डैश इन रिमोट एरियाज ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो मतलब ये कह सकते हो कि रिमोट एरियाज को छोड़ दें, मतलब जो जिसे शहर के एरियाज में तो नहीं पता था, गाँव के एरिया में, बहुत रिमोट एरियाज में लोगों को पता भी था, ठीक है, तब की बात है। इन्होंने कहा कि बुद्धिस्ट मोंक्स, जो बुद्धिस्ट मोंक होते थे, बौद्ध धर्म के जो साधु सन्यासी होते थे, इन आइसोलेटेड मोनेस्ट्रीज, मोनेस्ट्री क्या होता है, मठ होता है जहाँ पे ये लोग रहते हैं, साधु वगैरह, मोंक वगैरह जहाँ रहते हैं उसको मोनेस्ट्री कहते हैं, तिब्बत में। तो ये लोग जहाँ रहते थे वो लोग क्या करते थे, स्टंटेड ट्रीज, तो ये जो बौद्ध धर्म के साधु सन्यासी होते थे, वो पौधों को, वो पेड़ों को स्टंट किया करते थे। कैसे पेड़ों को, लाइक द ओक है, ऑरेंज ट्री है, पीपल ट्री है, इन सबको वो लोग स्टंट करते थे, मतलब बोनसाई बनाते थे, छोटे, उसको गमले में लगा के छोटे कद का यूज करते। आगे लिखा है कि वाचिंग विद डैश, ठीक है, वाचिंग विद डैश द ट्री स्टिल फ्लावरिंग एंड डैश फ्रूट। आगे लिखा है रिगार्डलेस ऑफ दिस डिफॉर्मिटी, डिफॉर्मिटी का मतलब कद छोटा हो गया उनका, तो डिफॉर्म कर दिया गया उनको। तो ये लोग देखते थे कि ये पौधे हैं वो अभी भी फ्लावरिंग कर रहे हैं, फ्लावरिंग मतलब अभी उसमें फूल लगते हैं, और डैश फ्रूट्स मतलब क्या हुआ, बियरिंग फ्रूट्स, तो फल लगने को क्या कहते हैं हम लोग, बियर फ्रूट। तो थर्ड वाले पे बियरिंग लगा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ फ्लावरिंग है, तो फ्लावरिंग है तो उसके बाद बियरिंग लगाना पड़ेगा हमको, आईएनजी फॉर्मिंग लगाएंगे। सिंस द ट्रीज लुक्ड सो आर्टिस्टिकली, तो ये जो पेड़ होते थे ना छोटे कद के रह जाते थे, तो पेड़ लगते थे बड़े सुंदर, तो आर्टिस्टिकली ये बहुत सुंदर लगते थे, यहाँ सुंदर के लिए कुछ लगाओगे। द आर्ट वॉज लर्नड बाई सम चाइनीज मोंक्स हु टॉट बोनसाई, ठीक है, तो ये आर्ट कुछ और चाइनीज मोंक्स ने सीखा। अभी क्या है, तिब्बत के मोंक्स ये करते थे, तो उसको चाइनीज मोंक्स ने इस चीज़ को सीख लिया और उसको क्या किया इन्होंने, बोनसाई बना दिया, बोनसाई मेकिंग, आके वो पढ़ाने लगे अपने यहाँ, उसको इस शिक्षा का प्रसार कर दिया। एन आर्ट, एक ऐसा आर्ट दैट बिकेम मोस्ट शॉर्ट डैश इन चाइना, तो शॉर्ट के बाद आफ्टर ही यूज होता है, ये फिक्स है। सीक आफ्टर होता है ना, जिसकी सब लोग ज़्यादा ढूंढ रहे होते हैं, तो सीक के बाद आफ्टर लगेगा, ये फिक्स है। तो दो तो हम फिक्स वाला पा गए हैं, ठीक है, कौन कौन सा फिक्स वाला पा गए हैं, एक तो शॉर्ट आफ्टर होगा, इस वाले में आफ्टर ही लगेगा और कुछ लग ही नहीं सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ फ्रूट लिखा है तो फ्रूट वाले में बियरिंग लगेगा, क्योंकि फल लगने के लिए अंग्रेजी होती है बियर फ्रूट। अच्छा, बियरिंग क्या होगा, क्योंकि एंड के पहले आईएनजी है तो एंड के बाद भी आईएनजी होगा, तो यहाँ बियरिंग लग जाएगा। इतना तो एकदम से फिक्स है दो वाला, ठीक है ना। तो अब यहाँ सो आर्टिस्टिकली के साथ यहाँ पे जो लग रहा है ना, सुंदर के सेंस में कोई चीज़ हो सकता है, ब्यूटीफुल लगा हो या कुछ और लगा हो सुंदर के सेंस में, तो वो लग जाएगा। चलिए अब हम लोग पहला भर लेते हैं, ठीक है। तो 76 में क्या होगा, एक्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि ये चीज़ मतलब दूर दराज गाँवों को छोड़कर और किसी को पता नहीं थी। तो ऑलवेज इन रिमोट एरियाज नहीं, एक्सेप्ट इन रिमोट एरियाज, मतलब ग्रामीण रिमोट एरियाज को छोड़ करके किसी को पता नहीं था, को छोड़कर एक्सेप्ट यूज करो। एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट और ऑलवेज का कोई सेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एक्सेप्ट, उनको छोड़कर और किसी को पता नहीं था। जो तिब्बत के बुद्ध मोंक रहते थे वो वहाँ पे तिब्बत में किया करते थे इस काम को। तो नेक्स्ट में आ गया, जो नेक्स्ट में हमारा ये वाला फिलर है,
तो वाचिंग विद डैश, वाचिंग विद, अब कैसे देखते थे, जब वो लोग छोटा पौधों को स्टंट करते थे और उसमें फल फूल लगता हुआ देखते थे तो कैसे देखेंगे, विद के बाद कौन सा तरीका, वाचिंग विद एक्साइटमेंट या एंटरटेनमेंट या एम्बैरेसमेंट या एनकरेजमेंट। तो वाचिंग विद एक्साइटमेंट मतलब बहुत एक्साइटमेंट के साथ, बड़ी उत्सुकता, बड़े ही उत्तेजना के साथ देखा करते थे उन पौधों में फूल फल लगना। ये लोग इंटरटेनमेंट यहाँ नहीं हो रहा है बच्चा, ना एम्बैरेसमेंट पश्चाताप यहाँ नहीं हो रहा है, और इनकरेजमेंट भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, एक्साइटमेंट इनकरेजमेंट में थोड़ा सा मैचिंग थी, एक्साइटमेंट ना होता तो शायद इनकरेजमेंट का ऑप्शन हो सकता था, लेकिन जब कि आप उसको स्टंट करेंगे, छोटे से पौधे में फल फूल लगता देखेंगे तो इनकरेजमेंट नहीं बल्कि एक्साइटमेंट होगा। तो यहाँ ज़्यादा सुटेबल क्या होगा, एक्साइटमेंट, ना कि इनकरेजमेंट। ठीक, तो अब तीसरे वाले फिलर पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये रहा आपका तीसरा वाला फिलर नंबर 3। ये यहाँ पे क्या लगाना है, बियरिंग लगाना है। ये तो पहले से था, फ्लावरिंग एंड बियरिंग फ्रूट, तो ये क्या होगा, बियरिंग फ्रूट होगा और कुछ लगेगा नहीं। एंडिंग फ्रूट, लूजिंग फ्रूट और राइजिंग फ्रूट नहीं होगा, बियरिंग फ्रूट। पेड़ में जब फल लगता है तो उसको कहते हैं बियर फ्रूट। ठीक है, आगे आते हैं। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 79, मतलब क्या हुआ, फिलर नंबर 4। तो यहाँ हमने क्या बोला था, आर्टिस्टिकली के बाद सुंदर के लिए कुछ सेंस आएगा। इन्होंने कहा कि ट्रीज लुक्ड सो आर्टिस्टिकली डैश। अच्छा, अब एक बात बताओ, जैसे छोटे छोटे पौधे हैं उसमें फल फूल लगेंगे तो वो क्या लगेंगे, सुंदर लगेंगे, और यहाँ पे आर्टिस्टिकली यूज किया गया है। आर्टिस्टिकली के लिए सबसे सुटेबल ऑप्शन जो है वो ब्यूटीफुल है। देखो, आर्टिस्टिकली फ्रूटफुल नहीं होता, आर्टिस्टिकली कलात्मक रूप से तो फ्रूटफुल नहीं होगा, और चीयरफुल पर्सन होता है, पेड़ पौधे चीयरफुल नहीं लगेंगे वहाँ पे। कोई बच्चा होता तो चीयरफुल हो जाता, हार्मफुल का कोई चांस ही नहीं है यहाँ पे, नुकसानदायक आर्टिस्टिकली तो हो नहीं सकता। आगे आते हैं उसके 5वें वाले में, देखते हैं हम लोग कि 5वें फिलर में क्या यूज करना है हम लोगों को। तो ये रहा फिलर नंबर 5, मतलब कि यहाँ लगाना होगा। तो दे सॉट आफ्टर, तो हमने बोला था कि सीख के बाद आफ्टर यूज करते हैं इन चाइना, तो यही वाला लगा, ये तो फिक्स वाला था ना, सीख के बाद हमें यही लगाना है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 81 से 85 तक के लिए। देखो क्या क्वेश्चन मिलता है, यहाँ भी इत्तेफाक से छोटा पैसेज है, एक पेज पे आ जा रहा है। चलो, यहाँ पेड़ों के बारे में यहाँ भी है, ट्रीज आर वन ऑफ द गिफ्ट्स ऑफ द नेचर विच आर ऑफ डैश ऑफ ग्रेट डैश। तो जाहिर बात है बहुत महत्व के हैं, तो एक तुम पक्का लग गया इंपॉर्टेंस। ट्रीज आर वन ऑफ द ग्रेट गिफ्ट्स ऑफ नेचर, जो पेड़ हैं वो प्रकृति के सबसे महान उपहारों में से एक हैं हम लोगों को, जो उन्होंने दिया है। और ये जो पेड़ हैं आर ऑफ ग्रेट डैश, तो बहुत ज़्यादा महत्व, बहुत ज़्यादा ग्रेट इंपॉर्टेंस के हैं ये फॉर ऑल लिविंग बीइंग एंड एनवायरनमेंट। जितने भी सजीव हैं, लिविंग बीइंग है, और जो भी एनवायरनमेंट है, तो एनवायरनमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए, और सजीव जीवित प्राणियों के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्व के हैं। तो आगे आ जाओ, लिखा है दे हैव डैश बेनिफिट्स टू लिविंग बीइंग। तो ये जिसे कह सकते हो कि जो लिविंग बीइंग है, जो सजीव हैं, उनके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स लेकर आते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं। तो दे हैव प्रोवाइडेड लगा सकते हो या न्यूमरस लगा सकते हो, जो कि बेनिफिट्स प्लूरल है। तो इनके अनगिनत फ़ायदे होते हैं लिविंग बींग्स के लिए। क्या देते हैं ये, प्रोवाइडिंग नेचुरल हर्ब्स, हमको हर्ब जड़ी बूटियाँ देते हैं, हमको वेजिटेबल देते हैं, हमको फ्रूट देते हैं, वुड देते हैं, टिम्बर देते हैं। और ट्रीज आर द डैश ऑफ मेनी बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, जो पेड़ होते हैं बहुत सारे बर्ड्स और इंसेक्ट के घर होते हैं, इन पे वो लोग घोंसला बनाते हैं या उस पर रहते हैं बहुत सारे लोग। आगे लिखा है कि दे आर आल्सो कंसिडर्ड एज द डैश पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर विच हेल्प इन रिड्यूसिंग पोल्यूशन। एटमॉस्फेयर का बहुत ज़रूरी, बहुत अभिन्न अंग है पेड़, जो कि पोल्यूशन को कम करता है। ठीक, कंजर्विंग ट्रीज मतलब पेड़ों को बचाना। अभी तो हमने समझ लिया कि कितना महत्वपूर्ण है पेड़ हमारे लिए। कंजर्विंग ट्रीज एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस टू प्लांट ट्रीज विल सेव द एटमॉस्फेयर फ्रॉम डिप्लीशन। हम अगर लोगों में अवेयरनेस बढ़ाते हैं पेड़ों को कंजर्व करने का, और इनको स्प्रेड करें, फैलाएं, ज़्यादा करें, तो एटमॉस्फेयर को बचाने में, मतलब किससे बचाने में, डिप्लीशन से बचाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आगे लिखा एंड डैश सर्वाइवल ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑन अर्थ, और धरती पे जितने भी तरह के जीव जंतु हैं उनके सर्वाइवल के लिए भी बहुत ज़रूरी होगा।
तो ये मतलब निकला मोटा मोटा तौर पे। अब चलो हम भरते हैं इसको। तो ये पेड़ हमारे लिए क्या है, ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। तो सबसे पहले क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा महत्व के हैं, इम्पोर्टेंस लगाओगे। रिनोवेशन तो यहाँ पे लग नहीं पाएगा, क्योंकि हम लोग रिनोवेशन कब यूज करते हैं जानते हैं, जब कोई घर पुराना हो जाता है, उसमें टूट फूट होने लगती है, तो उसमें जो मतलब जो टूटा फूटा है उसको गिरा के उसके जगह पर नया प्लास्टर वगैरह कर देते हैं, तो वो रिनोवेशन किया जाता है। तो यहाँ पे रिनोवेशन की तो कोई ज़रूरत है नहीं। अब आई बात ट्रांसफॉर्मेशन की, तो परिवर्तन की भी ज़रूरत नहीं है, रिवोल्यूशन क्रांति ये भी नहीं होगा। तो हमारे लिए ये क्या है, एनवायरनमेंट के लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्व का है, तो इम्पोर्टेंस सुटेबल है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट वाले में आते हैं। तो दूसरे वाले फिलर पे हम आते हैं। तो दूसरा वाला फिलर क्या कह रहा है, दूसरा वाला फिलर है कि दे हैव डैश बेनिफिट्स टू लिविंग बींग्स प्रोवाइडिंग नेचुरल। तो अब ये बताओ कि हमारे लिए वो कैसे बेनिफिट ले आते हैं, बताओ। वो हमारे लिए लेस बेनिफिट के, देखो पेड़ हमारे लिए लेस बेनिफिट के तो हो नहीं सकते, तो लेस को और माइनर को तो काट ही दो, कम के लिए नहीं आ सकता, ज़्यादा के लिए ही आएगा। तो एम्पल, एम्पल का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा, प्रचुर कह सकते हो, अबंडेंट, अलॉट ऑफ लगा सकते हो, तो ये लगा सकते हो। एक्यूट नहीं लगाओगे, एक्यूट क्रोनिक, एक्यूट मतलब एकदम तत्काल का होता है, तुरंत का होता है, तो एक्यूट बेनिफिट नहीं है, एम्पल बेनिफिट में आते हैं हमारे लिए, और बहुत सारा फायदा आगे गिनाया भी इन्होंने 2-4 है। आगे आ जाओ, अब नेक्स्ट वाले फिलर में आते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ क्या लगेगा। तो ये फिलर नंबर 3 है, ट्रीज आर द डैश ऑफ मेनी बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। तो जो पेड़ है बहुत सारे चिड़ियों और कीड़ों मकोड़ों के लिए क्या है, उनका घर होते हैं। तो घर के लिए क्या लगाओगे आप, घर के लिए लगाओगे अबोर्ड, ठीक है कि नहीं। तो अबोर्ड, देखो रिफ्यूज का मतलब शरण होता है, ये शरण नहीं बल्कि घर है, असाइलम आश्रम होता है, ये इनका घर है भाई, घर के लिए अबोर्ड लगाओ, ठीक। तो ये भी हो गया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन है आपका फिलर नंबर 4। तो देखिए यहाँ क्या लगाते हैं हम, दे आर आल्सो कंसिडर्ड एज द डैश पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो कैसे पार्ट होंगे, अभिन्न अंग हैं, पार्ट लिखाना यहाँ पे, देखो पार्ट, तो पार्ट कैसा होगा, एटमॉस्फेयर के अभिन्न अंग हैं जो पोल्यूशन को कम करने में सहायता करते हैं। तो सुपरफिशियल, सतही तौर पे नहीं होगा। ट्राइवियल का मतलब क्या हुआ, बहुत कम महत्वपूर्ण, मामूली, तुच्छ। तो पेड़ तुच्छ पार्ट नहीं है एटमॉस्फेयर के भैया, ट्रिवियल नहीं होगा तो पिटी भी नहीं होगा, क्योंकि पिटी और ट्रिवियल में तो तुच्छ होते हैं, वो हमारे पर्यावरण के इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल का मतलब क्या, अभिन्न अंग हैं, इनके बिना तो हम मर जाएंगे, जी ही नहीं पाएंगे, ठीक है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट वाला करते हैं। अब अगला है आपका फिलर नंबर 5। यहाँ क्या है, तो इन्होंने कहा कि प्लांट ट्रीज विल सेव द एटमॉस्फेयर फ्रॉम डिप्लीशन, ये हमको डिप्लीशन से बचाएंगे, डिप्लीशन एंड डैश। अब यहाँ पे क्या करोगे तो हमको क्या करेंगे, रिब्यूक ऑफ सर्वाइवल या रिफ्यूज ऑफ सर्वाइवल या प्रिटेंड ऑफ सर्वाइवल या इंश्योर। तो ऑफ जो है इसी के साथ लगाएंगे, इंश्योर सर्वाइवल ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ अर्थ। और अगर पेड़ रहेंगे तो पर्यावरण को डिप्लीट मतलब एटमॉस्फेयर को डिप्लीट होने से बचाएंगे, और हमारे जीवन को हम इस धरती पर हमारे अस्तित्व को इंश्योर करेंगे, आश्वस्त करेंगे कि आप जी सकते हैं, जीने लायक हैं। वैसे इंसान है नहीं जीने लायक, प्रकृति के साथ जितना छेड़छाड़ किया है ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट है आपका पैसेज बच्चा। अब बड़े बड़े पैसेजेस की कहानी होगी। तो पैसेज के पहले हमने आपसे क्या बोला था, आप पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद यहाँ आना। तो ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन ही पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 86। यहाँ क्या है कि सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज, जो पैसेज के अकॉर्डिंग करेक्ट है वो। तो आगे बढ़ लो, अभी तो हम यहाँ पे छुपाई मारने की ज़रूरत है। नेक्स्ट में क्या, एंटोनीम बताना है आपको, किसका, अग्रावेट का एंटोनीम बताना है। अग्रावेट का मतलब होता है ना उकसाना, कोई चीज़ बढ़ जाती है जब हमारी, तो वो होता है। तो उकसाने का एंटोनीम शांत करना होगा, तो शांत करने के लिए तो एलिविएट ठीक है फिलहाल अभी, ठीक। यहाँ कह रहे हैं 88 में सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट थीम ऑफ द पैसेज। तो थीम ढूंढनी है हम लोगों की, तो बिना पूरा पैसेज पढ़े थीम नहीं मिलेगी। आगे आ जाओ, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है 89 में,
अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज, लो टाइटल भी बिना पूरा पढ़े नहीं मिलेगा। और 90 वाले में आ जाओ, टोन ऑफ द पैसेज, टोन भी बिना पूरा पढ़े नहीं मिलेगी। तो सारे क्वेश्चन इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक। तो हमको पैसेज ही पढ़ना है, इसमें बीच बीच में आंसर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक तरफ से पढ़ते चलो। लिखा है एन इम्पोर्टेंट स्किल वी ऑल नीड टू लर्न। तो इन्होंने कहा कि एक बहुत इम्पोर्टेंट स्किल है जिसे हम सबको सीखने की ज़रूरत है, इन माय ओपिनियन, इज़ नॉट टू हैव प्री कंसीव्ड नोशंस। हमें प्री कंसीव्ड नोशन नहीं रखनी चाहिए। प्री कंसीव्ड मतलब हमारे मन में पहले से ही कोई धारणा बना के रखनी नहीं चाहिए, ठीक है, अबाउट एनीथिंग, किसी चीज़ के बारे में प्री कंसीव्ड नोशन हमारे पास नहीं होना चाहिए। तो यही मेन मुद्दा होगा जो आज चलेगा। Having said that, I also know how difficult a thing it can be. इन्होंने कहा कि ये कितना कठिन काम होगा to drop the burden of preconceived notion, जो हमारे दिमाग में पहले से ही भरा हुआ है, बचपन से ठूस दिया गया है, उस बर्डन को निकाल पाना कितना कठिन होगा, ठीक है। We need to unlearn few things. लर्न का मतलब सीखना होगा, अनलर्न का मतलब उसको भूलना होगा। अनलर्न लर्न का अपोजिट है, लर्न का मतलब हमें सीखना है, और अनलर्न का मतलब जो सीखे हैं उसको दिमाग से हटाना है क्योंकि उसमें कुछ गलत है। तो हमें अनलर्न करने की, जो कुछ चीज़ों को अनलर्न करने की ज़रूरत होती है, डिलीट करने की ज़रूरत होती है, विच अगेन इज़ अ टफ थिंग टू डू। और यह भी बहुत कठिन काम है, ये भी काम आसान नहीं है। वेरी अर्ली ऑन, आगे कह रहे हैं कि वी स्टार्ट क्रैमिंग आवर ब्रेन विद आइडियाज़ एंड ओपिनियंस। वेरी अर्ली ऑन का मतलब एकदम बचपन से, शुरुआत से, जब हम 1.5-2 साल के होते हैं तब से हम क्या करते हैं, क्रैमिंग, रटना शुरू कर देते हैं, अपने दिमाग में भरना, ठूसना शुरू कर देते हैं आइडियाज़ एंड ओपिनियंस। अब दीज नोशंस माइट हैव एंटर्ड आवर माइंड, और ये हमारे माइंड में चले जाते हैं। माइंड फ्रॉम आवर फैमिली, हमारे कहाँ से आते हैं माइंड में, फ्रॉम आवर फैमिली, परिवार से आते हैं, पेरेंट्स से आते हैं, सोसाइटी से आते हैं, या सम कुछ बुक्स से आ जाते हैं। वी माइट हैव रेड, जिन्हें हमने पढ़ा होगा, ठीक है। अब आगे आ जाओ, आगे आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट एवरीथिंग इन लाइफ कीप्स चेंजिंग। हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि जो लाइफ में, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट आ रहा है, ये हमें याद रखना चाहिए कि लाइफ में हर चीज़ क्या होती है, चेंज होती रहती है। एंड वी जस्ट कैन नॉट स्टिक टू समथिंग, हम किसी एक चीज़ से चिपके नहीं रह सकते। ओनली बिकॉज दैट थॉट माइट हैव एंटर्ड आवर ब्रेन्स ईयर्स बैक, कि सिर्फ इसलिए कि वो सालों पहले हमारे दिमाग में आया था तो हम उससे चिपके रहेंगे, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको बदलेंगे नहीं, ये बात गलत होती है। क्योंकि समय के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं, छोड़ो उनको, नई नई थ्योरीज आती रहती हैं। आई ऑलवेज थॉट, मैं ये एक एग्जांपल दे रहे हैं कि मैं ये हमेशा सोचता था कि आइसक्रीम या चिल्ड आइसक्रीम, चिल्ड आइटम्स, जो आइसक्रीम है या जो ठंडे पदार्थ होते हैं, वर बैड फॉर अ चाइल्ड हैविंग अ कोल्ड या रनिंग नोज। जिस बच्चे को ठंड लगी है, कोल्ड है, उसको जुकाम हुआ है या उसकी नाक बह रही हो, उसको ठंडी चीज़ें, आइसक्रीम खिलाना नुकसानदायक होगा, ये इनके दिमाग में पहले से था। तो कह रहे हैं कि आई वॉज टेरिबली सरप्राइज्ड व्हेन अ जीपी इन लंदन टोल्ड। जीपी का मतलब क्या होता है, डॉक्टर होते हैं ये वहाँ पे, जैसे लोकल लेवल पे ये लोग होते हैं, जो जैसे हम अपने यहाँ क्या होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं, तो वैसे वहाँ पे ये लोग प्राइमरी हेल्थ सेंटर में होते हैं, जो मतलब शुरुआत में जो लोकल पे हॉस्पिटल होती है वहाँ पे लोग देखते हैं। तो इन्होंने कहा, इनको आश्चर्य रह गया राइटर को, जब ये देखते हैं कि एक जीपी जो है लंदन में, टोल्ड माई 4 ईयर ओल्ड ग्रैंडसन, 4 साल का इनका पोता था, उसको ये डॉक्टर बोलता है विद अ कोल्ड, अच्छा इनके पोते को जुकाम भी था, उसको कहते हैं गो अहेड एंड हैव अ पॉप्सिकल। पॉप्सिकल जानते हो क्या होता है, पॉप्सिकल आइसक्रीम का एक फार्म होता है, जो ऐसे ऐसे नहीं होती है आइसक्रीम, दिखाते हूँ आप लोगों को, ये है पॉप्सिकल, देख लिया, खाया होगा बचपन में, मुंह में पानी आ गया होगा बहुत सारे लोगों को, ठीक है, फिर खा लेना जाके। फिर वही बात है, मैं अभी कहने जा रहा था कि जाड़े में मत खाओ, और उसी का उल्टा यहाँ पे बोला गया, तो मन करे जाओ खा लो, ठीक है। तो मतलब डॉक्टर ने, इनके पोते को जुकाम था और डॉक्टर ने कहा जाओ तुम पॉप्सिकल खा लो, ठीक है। लेटर आई फाउंड आउट दैट, बाद में इनको पता चला कि देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस टू प्रूव दैट एन आइसक्रीम या पॉप्सिकल कैन अग्रावेट द कोल्ड, कि वो मतलब कोल्ड को बढ़ा सकता है, जुकाम को बढ़ा सकता है कोई ठंडी चीज़,
ये इसका कोई सबूत ही नहीं है, इसका कोई साइंटिफिक रीज़न ही नहीं है। तो अब बहुत सारे लोग आप में से तो खुश हो गए होंगे कि हम जाड़े में आइसक्रीम खा सकते हैं, ठीक है ना। चलो, तो ये एक पुरानी धारणा थी इनके मन में, उसको इनके दिमाग से निकालना था। यहाँ अग्रावेट दिया हुआ है, इस अग्रावेट का एंटोनिम पूछा था। अग्रावेट का मतलब क्या हुआ कि अगर ठंडी चीज़ खाते हो तो कोल्ड में, तो वो उसको अग्रावेट कर देगी, मतलब उसको जटिल कर देगी, बढ़ा देगी, ठीक है। तो इसका अपोजिट में शांत करना, कम करने के लिए लगेगा। चलिए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है कि करेक्ट स्टेटमेंट सेंटेंस का क्या होगा। अनलर्निंग प्री कंसीव्ड नोशंस इज एन एफर्टलेस प्रोसेस। जो प्री कंसीव्ड नोशंस हैं उनको भूलना एक एफर्टलेस नहीं कहा था इन्होंने, कठिन है, एफर्टलेस नहीं, बहुत एफर्टफुल होगा, तो ये बात गलत हो गई। साइंटिफिक रिसर्च हैज़ प्रूवन दैट आइसक्रीम वर्सन कोल्ड सिम्टम्स। साइंटिफिक रिसर्च में यह साबित हुआ है कि आइसक्रीम कोल्ड को बिगाड़ देगी, वर्ष कर देगी, तो ये भी गलत है। अनलर्निंग प्री कंसीव्ड नोशन इज़ अ टफ थिंग टू डू, मतलब जो हम प्री कंसीव्ड नोशंस हैं उनको अनलर्न करना बहुत कठिन काम है, ये बात इन्होंने सही कही है। फिर कहा आर्थर्स ग्रैंडसन वाज एडवाइज्ड टू कंज्यूम आइसक्रीम्स टू ट्रीट हिज कोल्ड। अपने ठंड जुकाम को ठीक करने के लिए आइसक्रीम खाने के लिए थोड़े ने कहा था, उन्होंने कहा था तुम्हारे मन जाओ खा लो, इससे कुछ अच्छा ख़राब नहीं होगा, तो ये इलाज नहीं था भैया। तो ये थर्ड वाला ज़्यादा सही होगा, 86 का, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हम लोग करते हैं। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, अग्रावेट का एंटोनियम तो एलिविएट ही होगा। एलिविएट का मतलब क्या हुआ, कम करने के लिए लगता है। पेस्टर का मतलब क्या होता है, तंग करना, परेशान करना। जैसे कभी कभी कोई स्टूडेंट होता है, टीचर से एक ही क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो वो पेस्टर कर देता है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं आएगी। डिस्ट्रॉय मतलब खराब कर देना, बिल्कुल नहीं आएगा। और एनिहिलेट जड़ से समाप्त करना, समूल नाश कर देना, रूट आउट करना, ये भी नहीं आएगा, एलिविएट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, थीम क्या है इस पैसेज की 88 में, ठीक। तो थीम क्या है, द रोल ऑफ साइंटिफिक एविडेंस इन डिबंकिंग मिसकंसेप्शंस। तो साइंटिफिक एविडेंस की बात नहीं आई पे, यहाँ पे वो अनलर्निंग की बात कर रहे हैं ना। आगे देख रहे हैं, द सिग्निफिकेंस ऑफ सीकिंग प्रोफेशनल एडवाइस। प्रोफेशनल एडवाइस लेने का क्या महत्व है, नहीं, प्रोफेशनल एडवाइस लेने के महत्व पर इन्होंने कोई बात ही नहीं की। इन्होंने प्री कंसेप्ट नोशन को दिमाग से हटाने की बात की है। इन्होंने अगला तीसरा है, द नीड फॉर एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग की बात नहीं हो रही है कहीं पर। द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस ऑन आवर बिलीव्स। हाँ, जो हमारे बिलीव्स हैं, इसी अब बिलीव्स को क्या कहोगे आप, प्री कंसीव्ड नोशंस, उस पर पर्सनल एक्सपीरियंस का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यही तो इनके साथ हुआ है कि नहीं, कि इनके प्री कंसेप्ट बिलीफ इनका था कि अगर उसमें कोल्ड में आइसक्रीम खाएंगे तो ख़राब कर देगा, और उस पर पर्सनल एक्सपीरियंस का क्या असर पड़ा। तो ये चौथा वाला आई थिंक कि मोस्ट सूटेबल थीम है, क्योंकि ऊपर वाली बातें ही नहीं हैं, ठीक है। आगे आ जाओ, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसकी टाइटल क्या हो सकती है, बताओ टाइटल। तो टाइटल देखो लिखा है, चैलेंजिंग द थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस सोचने के तरीके को चैलेंज करना तो नहीं था इसमें। अनलर्निंग प्री कंसीव्ड नोशन, इसी पर पूरी की पूरी बात ही हुई है। एवेलुएटिंग और सुपरस्टिशन, अपने अंधविश्वास को इवेल्युएट करना, वो अंधविश्वास नहीं, प्री कंसीव्ड नोशन अंधविश्वास नहीं होते हैं, तो वो अंधविश्वास की बात ही नहीं वहाँ पे। यहाँ पे पावर ऑफ आवर माइंड, ये बात नहीं हुई है, बस वही अनलर्निंग प्री कंसीव्ड नोशंस की बात हुई है। 19 नंबर पे आ जाओ, टोन क्या है, ह्यूमरस नहीं भाई, ह्यूमर तो नहीं है, कहीं किसी का मजाक तो उड़ाया नहीं इन्होंने, है कि नहीं, तो ह्यूमर नहीं हो सकता, मजाक नहीं उड़ाया। रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या होता है, विचार विमर्श, मंथन, ये हो सकता है, किसी चीज़ पर इन्होंने विचार विमर्श किया है, चिंतन किया है। ह्यूमनिस्टिक, मानवतावादी हो, तो मतलब इंसान के फेवर में, मानव की भलाई के लिए, तो यहाँ इन्होंने कुछ कहा नहीं है। और सरकास्टिक, व्यंग भी इसमें नहीं है। तो क्या है, रिफ्लेक्टिव है, जो किसी चीज़ पर तर्कपूर्ण बात कर रहे हैं, तो ये वाला हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करते हैं। तो 91 में फिर पैसेज ही है, तो हमें इसको क्या करना होगा, पहले पैसेज को पढ़ने से पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो ये रहे हमारा क्वेश्चन 91, क्वेश्चन नंबर। इसमें क्या पूछा है इन्होंने, टाइटल पूछा है। चलो पढ़ के देखते हैं। अभी पढ़ेंगे क्या, जब पैसेज पढ़ेंगे तभी तो टाइटल मिलेंगी।
दूसरा क्या है, साइनोनिम ऑफ लीनियर, लीनियर का साइनोनिम बताना है। तो जब तक पढ़ नहीं, लीनियर का मतलब क्या होता है, मतलब एकदम एक सीधी रेखा में चलते चले गए तो कंटिन्यूअस लगा सकते हो। रैपिड का मतलब स्पीड आएगा नहीं, वेरिएबल होगा ही नहीं, एम्बिगुअस अस्पष्ट होगा, ये होगा ही नहीं, तो फिर इसके अलावा कोई चांस ही नहीं है बिना पढ़े ही, क्योंकि और कोई चांस में नहीं आ रहा। हालांकि पढ़ के भी चेक कर लेंगे हम इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैसेज सपोर्ट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें किस स्टेटमेंट को पैसेज सपोर्ट करता है, मतलब कौन सा ट्रू है पैसेज के बिहाफ पे, ये देखना है हम लोगों को। 94 में आ जाओ। टोन क्या है पैसेज की, तो टोन जब तक पढ़ोगे नहीं पैसेज तब तक पता ही नहीं चलेगी जी। 33 में क्या है, समरी ऑफ द गिवन पैसेज, जो पैसेज है। फिर देखो सारे के सारे इनडायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछ ही नहीं रहे हैं कहीं भाई। अब चलो पैसेज पढ़ो, क्योंकि सारे क्वेश्चन के आंसर है उसी पर डिपेंड कर रहे हैं। आओ पढ़ते हैं एक तरफ से पैसेज हम लोग, ठीक है। तो ये रहा हमारा पैसेज, ठीक है। 90 से 95 लिखा, द टर्म पर्सनलाइज्ड लर्निंग, पर्सनलाइज्ड लर्निंग की बात कर रहे हैं, हैज़ बीन इन वोज का मतलब क्या हुआ, आजकल फैशन में है। फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब काफ़ी लंबे समय से ये फैशन में चल रहा है, पर्सनलाइज्ड लर्निंग। आगे लिखा अर्लियर, शुरू में पहले, इट रिफर्ड टू 1-to-1 ट्यूटरिंग सिस्टम, पहले इसको 1-to-1 ट्यूटरिंग सिस्टम कहा जाता था। मोस्टली फॉर द प्रिविलेज्ड, खास तौर से जो प्रिविलेज्ड लोग थे, मतलब जो थोड़े अमीर टाइप के, संपन्न टाइप के लोग थे, तो वो लोगों के यहाँ होता था कि मतलब अब टीचर को घर ही बुला लेते थे बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो ये पर्सनलाइज्ड लर्निंग हो जाती थी। टुडे आज क्या होता, इट रिफर्स टू लर्निंग दैट प्रायोरिटीज एंड इंडिविजुअल स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट्स। अब क्या होता है कि इसमें किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट की क्या रिक्वायरमेंट है उसकी प्रायोरिटी दी जाती है। एंड यूजेस फ्लेक्सिबल इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस इन टर्म्स ऑफ कंटेंट। आगे लिखा है पेस एंड मटेरियल, ये सारी चीज़ें थे, कंटेंट, ये सब चीज़ें स्टूडेंट के उसमें आ जाती। लिखा कि लर्निंग नीड नॉट बी लीनियर, जो लर्निंग है वो लीनियर नहीं होनी चाहिए। एज समटाइम्स लर्नर्स मे हैव टू मेक अ स्टेप बैक इफ नॉट इक्विप्ड विद द नेसेसरी स्कीमेटा टू अंडरस्टैंड द कंटेंट। इन्होंने कहा हम लगातार आगे बढ़ने वाले, लीनियर का मतलब लगातार आगे बढ़ते जाना, तो लर्निंग ऐसी नहीं होनी चाहिए। कभी कभी बच्चा प्रीवियस जो स्कीमेटा होता है उसका, जो पहले स्कीमा होता है, जो पहले सीख रखा, स्कीमा का मतलब क्या होता है, जो हम पहले से सीख रखे हैं, तो कभी कभी बच्चा कनेक्ट नहीं कर पाता, जो उसने पहले से सीख रखा उससे वो कनेक्ट नहीं कर पाता है। तो हम लगातार आगे बढ़ते जाएंगे तो उसको अच्छी टीचिंग नहीं कहते, उसको हमें कभी कभी पीछे हटके, तो मतलब 2 कदम पीछे लेके फिर आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक, ये इन्होंने कहा। तो इसलिए लीनियर का मतलब कंटिन्यूअस आगे बढ़ते रहने को कहते हैं। द इंटायर लर्निंग प्रोसेस बिकम्स स्टूडेंट सेंट्रिक, जो हमारा लर्निंग प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, पूरी तरह स्टूडेंट सेंट्रिक, मतलब बच्चा केंद्र में होता है, टीचर केंद्र में नहीं होता, बच्चे को केंद्र में रख के पढ़ाया जाता है, उसकी एबिलिटी और उसकी जो नीड्स हैं उसको कर ध्यान में रखा जाता है। एंड द स्टूडेंट्स आर एनकरेज्ड टू डिज़ाइन देयर ओन लर्निंग पाथवे, और बच्चों को कह दिया जाता है कि आप अपना लर्निंग पाथवे खुद डिज़ाइन करो आप लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट में यहाँ लिखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे तो आप लोग परिचित ही हो गए, आजकल इसका बहुत ज़्यादा बोलबाला है। तो एआई एंड डेटा एनालिटिक्स प्ले अ मेजर रोल इन ऑनलाइन एंड हाइब्रिड लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो ऑनलाइन और हाइब्रिड लर्निंग प्लेटफॉर्म है इनमें इन लोगों का बड़ा रोल है। ग्लोबली HEIs, ठीक है, HEIs आर इंट्रोड्यूसिंग प्रोग्राम वेयर AI प्रोवाइड्स द प्लेटफॉर्म टू लॉन्च पर्सनलाइज्ड लर्निंग, ठीक है। तो आजकल AI का यूज कर रहे हैं ये लोग पर्सनलाइज्ड लर्निंग में। आगे लिखा कि टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स अ वेराइटी ऑफ मटेरियल्स इन वेरियस फॉर्मेट टू सूट डिफरेंट स्टूडेंट्स एंड मॉनिटर एंड एसेस देयर प्रोग्रेस, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, अलग अलग स्टूडेंट की जैसे ज़रूरतें होती हैं उसी तरह से उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, ठीक। आगे लिखा हाउएवर इट डज नॉट अंडरमाइन द टीचर्स रोल, लेकिन इसका मतलब ये टीचर के रोल को कम करना नहीं होता। हालांकि AI और तमाम तकनीकी चीज़ों से इंडिविजुअल स्टूडेंट की नीड्स को वो लोग पूरा कर दे रहे हैं, लेकिन ये कहने का मतलब, ये अंडरमाइन करना मतलब क्या हुआ, इस वैल्यू कम करना, तो इसमें टीचर के रोल की कम नहीं हो जाता है।
देयर आर एरियाज सच एज कम्युनिकेशन का एक ऐसा एरिया है, कोलेबोरेटिव स्किल का एक ऐसा एरिया है, और इमोशनल इंटेलिजेंस का एक ऐसा एरिया है विच रिक्वायर ह्यूमन इंटरवेंशन, जिसमें आप ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत होगी, जिसमें आपको टीचर की ज़रूरत होगी। एआई आपको इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं सिखा पाएगा। आगे लिखा कि देयर फॉर द रोल ऑफ टीचर इन पर्सनलाइज लर्निंग, जो पर्सनलाइज लर्निंग है उसमें भी जो टीचर का रोल है रिमेन्स एज इम्पोर्टेंट एज इट इज़ इन ट्रेडिशनल लर्निंग। जो पहली पुरानी वाली लर्निंग है, ट्रेडिशनल लर्निंग है, उसमें जो टीचर का रोल था अब भी उतना ही बना हुआ है इस पर्सनलाइज लर्निंग के समय में भी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इन्होंने कहा कि एआई कैन नेवर रिप्लेस एजुकेटर। जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो एजुकेटर को, टीचर को रिप्लेस नहीं कर पाएगी। इट कैन ओनली इनहेंस एंड सपोर्ट पर्सनलाइज्ड लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग ऑटोमेटेड टास्क और असेसमेंट प्लेटफॉर्म्स एंड फीडबैक। Many paths of study emerge and all ultimately merge with the curriculum's common learning outcome। बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं और जो मेन हमारा क्यूरिकुलम कॉलम था उसी में आके सब लोग मर्ज हो जाते हैं, उसको हटा नहीं पा रहे हैं। आगे लिखा कि दस द पैटर्न ऑफ एजुकेशन बिकम्स स्टूडेंट सेंट्रिक। तो जो एजुकेशन पैटर्न है वो क्या हो गया, स्टूडेंट सेंट्रिक हो गया है। This systematic change gives a new dimension to the teaching learning process where teaching becomes counseling। टीचिंग अब काउंसलिंग बन गई है, हमें बच्चों को काउंसलिंग करनी पड़ती है। एंड द टीचर बिकम्स अ मेंटर। पहले टीचर केवल एक ज्ञानी व्यक्ति जो आके लेक्चर दे गया वही था, अब क्या है, टीचर एक मेंटर बन गया है। उसको स्टूडेंट को ध्यान में रख करके आगे बढ़ना होता है, उसको मोटिवेट भी करना है, उसको सिखाना भी है। द स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर लैंग्वेज एंड बिकम ऑटोनोमस। ठीक, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व। तो इसमें देखो टाइटल क्या हो सकती है, इसमें देखो लिखा है कि टेक्नोलॉजी फॉर्मेट्स टू असेस स्टूडेंट्स इंटेलेक्ट। अभी बताओ कि ये इस पर टाइटल था क्या, टेक्नोलॉजी पर टाइटल है? बिल्कुल नहीं है टेक्नोलॉजी पे टाइटल। ठीक है, दूसरा लिखा स्टूडेंट सेंट्रिक पेडागोजी, मतलब बच्चे को केंद्र में रख करके जो पेडागोजी बनाई, ये पर्सनलाइज्ड लर्निंग यही है। स्टूडेंट सेंट्रिक पेडागोजी मतलब पर्सनलाइज्ड लर्निंग, यही इन्होंने कहा फॉस्टर्स लर्नर ऑटोनॉमी। ठीक है, ये लर्नर ऑटोनॉमी को, मतलब जो सीखने वाला जो स्टूडेंट है उसकी ऑटोनॉमी को, उसकी स्वायत्तता को फॉस्टर करता है, सपोर्ट करता है। तो चाइल्ड या स्टूडेंट सेंट्रिक पेडागोजी यही है मेन, इसी पर पर्सनलाइज्ड लर्निंग की ही तो बात हुई है इसमें। आगे लिखा है यहाँ पे तीसरा, पर्सनलाइज्ड लर्निंग एम्स एट टीचर स्ट्रेंथ। जो पर्सनलाइज्ड लर्निंग है उसका एम टीचर की स्ट्रेंथ नहीं, टीचर की स्ट्रेंथ नहीं है बल्कि बच्चा है। द लेटेस्ट ट्रेंड्स ऑफ कंटेंट बिल्कुल नहीं है, तो दूसरा होगा आपका टाइटल। ठीक है, क्योंकि जो पूरा कंटेंट है वो इसी पर बेस्ड है। लीनियर का कंटिन्यूअस होगा, पहले बता दिए थे, अभी चेंज भी नहीं होगा, वही रहेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो कौन सा सेंटेंस पैसेज किस सेंटेंस को सपोर्ट कर रहा है, पढ़ो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा एनालिटिक्स इनहेंस असेसमेंट प्लेटफॉर्म। क्या ये जो एआई है असेसमेंट प्लेटफॉर्म को इन्हेंस करती है? तो असेसमेंट को इन्हेंस कर ही नहीं था, किया ही नहीं था। किसने क्या किया था? इसने किया था कि जो सीखना है उसको सुविधाजनक बनाया था, असेसमेंट का काम नहीं किया था इसने। इन्होंने कहा कि द रोल ऑफ टीचर इन पर्सनलाइज्ड लर्निंग रिमेन्स द सेम एज इन ट्रेडिशनल लर्निंग। तो अभी लास्ट में, पैराग्राफ के लास्ट में, पैसेज में तो यही बोला गया था ना कि चाहे जितना टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए लेकिन टीचर का जो रोल है पर्सनलाइज्ड लर्निंग में भी टीचर का रोल उतना ही है जितना ट्रेडिशनल लर्निंग में हुआ करता था। तो ये बात तो एकदम से ट्रू है, ये बात कही गई है। आगे लिखा है द पैटर्न ऑफ एजुकेशन हैज बिकम टीचर सेंट्रिक नहीं भैया, बार बार कहा स्टूडेंट सेंट्रिक हुआ है। और फ्लेक्सिबल इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस प्रायोरिटाइज द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्यूरिकुलम। नहीं, ये क्यूरिकुलम के लर्निंग ऑब्जेक्टिव नहीं, बल्कि ये प्रायोरिटाइज करती हैं बच्चे को लेकर के, बच्चे की क्या एबिलिटीज़ हैं, बच्चे की क्या डिमांड्स हैं, उसको प्रेस्क्राइब करती हैं। ये नहीं होगा, तो चौथा भी नहीं है, वो दूसरा वाला ही हमारा सही होगा। नेक्स्ट आ जाओ भाई, टोन क्या है इस पैसेज की? अब आप लोग टोन बताइएगा पैसेज की क्या है। 94 का सपोर्टिव और इनकरेजिंग, ये तो हो सकता है सपोर्टिव और इनकरेजिंग।
और दूसरा आउटरेज्ड एंड एंग्री, मतलब नहीं, राइटर कहीं गुस्से में तो दिखा नहीं हम लोगों को, सारोफुल, दुखी भी नहीं दिखा है राइटर कहीं पे, ह्यूमरस एंड अमेजिंग, कहीं मनोरंजन करता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है, ना तो वो मजाक उड़ा रहा है किसी का, ना तो मनोरंजन कर रहा है, बल्कि क्या कर रहा है, वो सपोर्टिव है। एक थ्योरी है एआई को सपोर्ट ही कर रहा है, वो कहीं एआई की बुराई नहीं किया है, ठीक है, ना टीचर की बुराई किया है, तो हर जगह से वो इनकरेजिंग और सपोर्टिव ही है, तो पहला वाला ही होगा टोन, बाकी तब तो दूर दूर तक नहीं हो सकते, कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन में समरी, क्या समरी हो सकती है इसकी, ठीक है, तो आओ देखते हैं पैसेज में समरी क्या होती है। द रोल ऑफ टीचर इन द पर्सनलाइज्ड लर्निंग डज नॉट रिमेन एज, ये तो बात ही गलत करते हैं कि अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, तो बात ही गलत है भाई। स्टूडेंट सेंट्रिक लर्निंग एंगेजेज स्टूडेंट्स एज अ फैसिलिटेटर, जो स्टूडेंट सेंट्रिक लर्निंग है, बाल केंद्रित मतलब विद्यार्थी केंद्रित जो शिक्षा है, वो स्टूडेंट को एक फैसिलिटेटर बनाता है, नहीं यार, टीचर को फैसिलिटेटर बनाता है। टीचर इसमें फैसिलिटेटर का रोल करता है, बच्चे की जो ज़रूरत होती है उसके हिसाब से हम देते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट फैसिलिटेटर नहीं होगा, स्टूडेंट एज अ फैसिलिटेटर, बात ही गलत हो जाएगी, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले पे। पर्सनलाइज्ड लर्निंग इज टेलर्ड टू इंडिविजुअल नीड्स, मतलब टेलर्ड का मतलब कस्टमाइज्ड। पर्सनलाइज्ड लर्निंग होती है जब हम एजुकेशन को इंडिविजुअल नीड्स, बच्चे की, प्रत्येक बच्चे की ज़रूरत, ईच स्टूडेंट का ना, प्रत्येक बच्चे की ज़रूरत के अनुसार हम उसको कस्टमाइज कर देते हैं लर्निंग को, तो यही तो हो गया स्टूडेंट सेंट्रिक, यही तो हो गया पर्सनलाइज्ड लर्निंग। एक बच्चे की क्या ज़रूरत है हम उसी के हिसाब से चेंज कर लेते हैं, तो ये तीसरी वाली बात एकदम से सही है, पूरे में समराइज यही किया है। चौथा क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्लूड मिमिकिंग, अरे यार मिमिकिंग किस में बात ही नहीं हुई है, तीसरा वाला है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन को लेकर के। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आखिरी के 5 क्वेश्चन करते हैं, तो इसमें भी तो बहुत बड़ा पैसेज है यार, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन ही देख लेते हैं, बाप रे बड़े बड़े 3, चलो देखते हैं। 96 में पहले क्या है, एंटोनीम ऑफ अग्रावेट, अग्रावेट का एंटोनीम बताना है। अभी थोड़ी देर पहले वाले में भी अग्रावेट आया था, तो अग्रावेट का एंटोनीम यहाँ टीज लिखा है, ओवलाइज लिखा है, डेडिकेट लिखा है और इरिकेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो 96 में क्या लगाना पड़ेगा आपको, अग्रावेट में टीज तो चिढ़ाना हो जाएगा, डेडिकेट समर्पित होना, इरिटेट चिढ़ाना हो जाएगा, ये दोनों तो अग्रावेट के साइनोनीम हो जाएंगे, साइनोनीम लगेगा नहीं, डेडिकेट समर्पित होगा, ओवलाइज किसी परेशान का नहीं, ये लग रहा दूसरा वाला, लेकिन ठीक है आगे चल के देखते हैं। एम्माज ड्रीम, एम्मा का ड्रीम क्या था, ठीक है, एक्सीडेंट के पहले एम्मा का ड्रीम क्या था, याद रखिएगा, इसमें ये फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, एक्सीडेंट के पहले एम्मा का ड्रीम क्या था। 30 इसमें देख लो, इसमें क्या हुआ कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द पेशेंट जॉन इन द स्टोरी, एक कहानी है, कहानी में एक पेशेंट है जॉन, उसका क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, 2 चीज़ें आ गई। अब यहाँ लिखा है कि व्हाट चैलेंजेस डिड एम्मा फेस आफ्टर हिज रिकवरी, तो रिकवरी के बाद जब वो ठीक हो जाती है, मतलब ये भी बीमार पड़ी होगी, तो रिकवरी के बाद इसको कौन कौन सी चैलेंजेस फेस करनी पड़ती हैं, तो ये क्वेश्चन ये हो गया। आगे लगा व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी, ये देखो सेंट्रल थीम पे आ गया क्वेश्चन, मतलब ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। चलिए हम लोग पैसेज पढ़ते हैं, 3-4 चीज़ें जो हमको करनी है वो ध्यान है, आपको याद रहेगा, ठीक है, नहीं तो मैं बीच में याद दिलाऊंगा, कोई बात नहीं है। तो बहुत बड़ा पैसेज था तो मैंने थोड़ा छोटा कर दिया आप लोगों ने, उसमें क्वेश्चन में PDF में तो पढ़ा ही होगा, तो यहाँ खाली देखते रहिए बस। लिखा कि एम्मा हैड ऑलवेज बीन ड्राइव एंड एम्बिशियस स्टूडेंट, ये एक एम्बिशियस स्टूडेंट रही है, कहानी है तो आप समझ जाएंगे, मुझे मतलब बताने की जरूरत नहीं है। सी हैड अ पैशन फॉर साइंस एंड मेडिसिन, आगे लिखा हर ड्रीम वाज टू बिकम अ डॉक्टर, एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमको कि वो क्या बनना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी। आगे लिखा कि सी वर्कड टायरलेसली थ्रू आउट हर कॉलेज, आगे लिखा है कॉलेज ईयर्स में बहुत मेहनत की थी वो, स्टडिंग लॉन्ग आवर्स एंड सेक्रीफाइसिंग हर सोशल लाइफ इन परसूट ऑफ हर गोल, मतलब बर्थडे नहीं मनाया करती थी, खाली लक्ष्य पाने के लिए जुटी हुई थी। डिस्पाइट द चैलेंजेस, बहुत सारी मुसीबतें थी उसके सामने, चुनौतियाँ थी। एम्मा वाज डिटरमिन्ड टू सक्सीड एंड मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड। आगे है वन फेटफुल इवनिंग, एक फेटफुल इवनिंग हुआ क्या कि व्हाइल ड्राइविंग होम फ्रॉम लेट नाइट स्टडी सेशन एम्माज लाइफ चेंज्ड फॉर एवर, अ कार केम आउट ऑफ नोवेयर एंड कोलाइडेड विद हर व्हीकल, एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, सेंडिंग इट स्पाइनिंग आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है,
आगे लिखा कि when the dust settled, Emma found herself trapped inside the wreckage। तो जब उसको होश आया तो मतलब उसमें कार में फंसी हुई थी, ये मतलब टूट फूट गई थी, उसी में फंसी हुई थी। अनेबल टू मूव और इवन स्क्रीम फॉर हेल्प, मतलब हिलना डुलना मुश्किल था, चिल्ला भी नहीं पा रही थी। तो एक्सीडेंट हैड लेफ्ट हर विद अ ब्रोकन लेग, तो उसकी क्या होगा, ब्रोकन लेग, पैर टूट गया था उसका, ध्यान रखना। और सीवियर अदर इंजरीज, ठीक है, पैर टूटा था। आगे लिखा है कि एम्मा वाज इन शॉक एंड कुड नॉट बिलीव व्हाट हैड हैपेंड टू हर, शी वाज डिवास्टेटेड, वो बर्बाद हो गई पूरी तरह से। आगे लिखा है टू थिंक दैट ऑल हर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन हैड बीन फॉर नथिंग, जितना मैंने मेहनत किया सब बेकार गया। शी वुड नाउ हैव टू पुट हर ड्रीम्स ऑन होल्ड एंड स्पेंड मंथ्स रिकवरिंग फ्रॉम हर इंजरीज। डॉक्टर बनने के सपने को होल्ड करना पड़ा और चोट से उबरने में महीनों लग गए। एज एम्मा इन द हॉस्पिटल, जब एम्मा हॉस्पिटल में लेटी होती थी तो शी वाज कंज्यूम्ड विद एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, तो ये लिख लो यहाँ पे, कंज्यूम्ड एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन हुआ करता था। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई दिस हैड हैपेंड, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ उसके साथ। व्हाई हर लाइफ हैड बीन टर्न अपसाइड डाउन इन द इंस्टेंट, एक पल में मतलब पूरी ज़िंदगी उलट पुलट गई, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। फिर लिखा है कि सी फेल्ट एलोन एंड हेल्पलेस, वो अपने आप को अकेला और हेल्पलेस महसूस कर रही थी। अनएबल टू फाइंड एनी सेंस ऑफ पर्पज और मीनिंग इन हर सफरिंग। आगे लिखा कि बट एज द डेज टर्न इनटू वीक्स, जैसे जैसे समय बीतता गया, एम्मा बिगेन टू नोटिस समथिंग डिफरेंट अबाउट द पीपल अराउंड हर। सी मेट अ नर्स नेम्ड मैरी, एक नर्स उसको वहाँ पे मिली जिसका नाम मैरी था, हु हैड बीन वर्किंग इन द हॉस्पिटल ओवर 20 years। मैरी हैड अ काइंड एंड केयरिंग पर्सनालिटी, जो मैरी है वो काइंड और केयरिंग पर्सनालिटी थी, पर मैरी से कोई क्वेश्चन था नहीं। आगे लिखा है कि विच एम्मा फाउंड कंफर्टिंग ड्यूरिंग हर स्टे, तो उसका नेचर, मैरी के नेचर से एम्मा को काफ़ी कंफर्ट मिलता था। शी आल्सो मेट अ पेशेंट नेम्ड जॉन, जॉन पे क्वेश्चन आया था कि इस कहानी में जॉन का क्या इंपॉर्टेंस है, ये आंसर हमारा मिल गया। तो वो एक और पेशेंट से मिलती है जिसका नाम जॉन था, हु हैड बीन इन कार एक्सीडेंट सिमिलर टू एम्मा, उसके साथ भी ऐसा ही एक कार एक्सीडेंट हुआ था, दुर्घटना हुई थी। तो जॉन हैड सफर्ड अ स्पाइनल कार्ड इंजरी, तो जॉन की जो स्पाइनल कार्ड इंजरी, उसकी रीढ़ की हड्डी जो बैकबोन जो थी, स्पाइनल कार्ड मेरुरज्जु, वो उस पर इंजरी आई थी। एंड वाज पैरालाइज्ड फ्रॉम द वेस्ट डाउन, कमर के नीचे बेचारा पैरालाइज हो गया था। डिस्पाइट दिस हिज कंडीशन, उसकी इस दशा के बावजूद जॉन वाज ऑलवेज पॉजिटिव एंड नेवर गिव अप होप, जॉन हमेशा पॉजिटिव रहता था और उम्मीद वो कभी नहीं छोड़ा था, ये आंसर था हमारा। एम्मा सून रियलाइज दैट द एक्सीडेंट हैड ब्रॉट हर इनटू द कॉन्टैक्ट विद सेम अमेजिंग पीपल, तो उसको लगा कि वो भी, इस एक्सीडेंट ने उसको ऐसे लोगों के बीच में ला दिया है। एंड हैड गिवन हर अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम देम, कि वो उन लोगों से कुछ सीखे। सी लर्न फ्रॉम मैरी हाउ टू बी काइंड एंड केयरिंग टूवर्ड्स अदर्स, उसने सीखा कि वो कैसे काइंड और केयरिंग हो दूसरों लोगों के लिए इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। सी लर्न फ्रॉम जॉन, यही वाला क्वेश्चन था कि उसने जॉन से क्या सीखा, हाउ टू बी पॉजिटिव एंड नेवर गिव अप even when things seem impossible. After several months of recovery, Emma was able to walk again, but she still faced many challenges. अभी उसको सामने ढेर सारी challenges थी। She had worked extra hard, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। She had to adjust life with permanent scar on the leg, यही वाली उसकी प्रॉब्लम थी, ध्यान रखना। ठीक होने के बाद क्या दिक्कत थी, अब परमानेंट स्कार ऑन लेग, पैर में एक मतलब परमानेंट चोट का निशान पड़ गया था। हाउएवर शी रियलाइज्ड, क्या रियलाइज करती है वो, however she realized that the accident had taught her valuable lessons that would help her become a better doctor. She had learned to emphasize with her patients, हाँ, तो वो ये सीखी थी कि कैसे मतलब इम्पैथाइज हो अपने पेशेंट के, इम्पैथाइज मतलब उनकी दर्द को खुद महसूस कर सके। बी ग्रेटफुल फॉर हर ओन हेल्थ। Years later, बाद में क्या हुआ कि Emma became a successful doctor and was known for her compassion and empathy towards her patient. She often thought back to the accident and realized that it had been a turning point in her life. It had forced her to slow down and appreciate the small things in life. She was grateful for the people she had met during the recovery and realized that without the accident she may never have met them.
दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स दैट वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर गुड। यहाँ देख लेना, वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर गुड, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। इवन दो द एक्सीडेंट हैड सीम्ड लाइक अ सेटबैक फॉर एम्मा, इट हैज़ brought her into the contact with amazing people and taught her valuable lessons that she would carry with her for the rest of her life. Sometimes the things we think, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है जो चीज़ें हम सोचते हैं और ऑब्स्टेकल और एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज इन डिसगाइज, जिन्हें हम बाधा समझते हैं वो भेष बदले हुए कोई अवसर होते हैं। इट इज़ अप टू अस, ये हमारे ऊपर है पूरी तरह, टू फाइंड द सिल्वर लाइनिंग, कि हम उसमें आशा की किरण ढूंढ पाएँ, मेक द बेस्ट ऑफ एवरी सिचुएशन। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें पहला वाला क्वेश्चन क्या है, अग्रावेट। अग्रावेट के लिए बस यही आएगा, ओबलाइज करना। तो उसने सोचा था कि ये चीज़ें अग्रावेट कर देंगी, पर उन चीज़ों ने, दुर्घटना ने उसके ऊपर एहसान किया और उसको बहुत कुछ सिखा दिया, तो ओबलाइज करो यहाँ पे। ठीक है, अग्रावेट जो वहाँ पे लगा है उसका अपोजिट ओबलाइज होगा। अब यहाँ है कि व्हाट वाज अम्माज ड्रीम बिफोर एक्सीडेंट, तो वो क्या बनना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती, टू बिकम अ डॉक्टर। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन था। जब हम लोग पढ़ रहे थे पैसेज तो हम लोगों को ये आंसर मिला था, मैंने अंडरलाइन भी किया था। जॉन का रोल क्या है, अब बताओ। ही इज़ अ फेलो कलीग, वो फेलो कलीग नहीं है, उसको भी चोट लगी है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, पेशेंट है। ही टीचेज एम्मा हाउ टू बी काइंड एंड केयरिंग टूवर्ड्स, नहीं ये तो मैरी का काम था, उसने, जॉन ने ये काम नहीं किया था। ही इज़ अ डॉक्टर, जॉन डॉक्टर भी नहीं है। ही हेल्प्स एम्मा रिकवर फ्रॉम इंजरी, वो एम्मा को इंजरी से रिकवर होने में हेल्प करता है, और शोज हर हाउ टू बी पॉजिटिव एंड नेवर गिव अप, कि हमेशा हम पॉजिटिव कैसे रहें और उम्मीद को छोड़े नहीं, ये सिखाया था। ठीक, मैंने अंडरलाइन किया था, हाईलाइट किया था, आपको दिखाया भी था। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 99 में। व्हाट चैलेंजेस डिड एम्मा फेस आफ्टर हर, तो उसके पैर में चोट का निशान लगा था ना, तो परमानेंट स्कार ऑन हर बैक, बैक पर नहीं था, परमानेंट स्कार ऑन हर फेस भी नहीं था, परमानेंट स्कार ऑन हर लेग था, आर्म पर नहीं था, तो कौन सा होगा, परमानेंट स्कार ऑन लेग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 पे आ जाओ। थीम क्या है इसकी, तो थीम क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेइंग पॉजिटिव एंड डिफिकल्ट सिचुएशंस, ये है, या द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन अचीविंग वंस ड्रीम, नहीं, इसमें थोड़ा सा एक पार्ट है। और आगे लिखा कि द आइडिया दैट ऑब्स्टेकल्स कैन प्रेजेंट अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, द चैलेंजेज ऑफ रिकवरिंग फ्रॉम सीरियस इंजरी। देखो बातें तो इसमें चारों कही गई हैं। पहली वाली बात भी कही गई है कि पॉजिटिव रहने, डिफिकल्ट सिचुएशन में पॉजिटिव रहने का इम्पोर्टेंस क्या होता है, ये भी बात इसमें कही गई है। वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क अटेंडेड डेडिकेटेड, मतलब उसको अपने सपने पूरा करने के लिए हार्ड वर्क करना, ये भी बात कही गई है। पर मेन बात ये नहीं है। मेन बात क्या है, मेन बात है थर्ड वाली, आइडिया दैट ऑब्स्टेकल्स कैन प्रेजेंट अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज। ये बात कि कभी कभी बाधाएं हमारे सामने अनएक्सपेक्टेड अवसर पैदा करती हैं। तो मेन थीम तो पूरी यही है, पूरी की पूरी कहानी इसी पर बेस्ड है। ठीक है, कि कभी कभी जो मुसीबतें होती हैं, कभी कभी जो बाधाएं होती हैं, वो हमारे सामने मतलब अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी ला के रख देती हैं। ठीक है, तो वो इंजरी से रिकवर होना, ये सब मेन थीम नहीं थी। मेन थीम इसकी कौन सी है, थर्ड वाली है। हालांकि बातें चारों कही गई हैं, लेकिन कहानी के सेंटर में यही है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कर लिए कितने क्वेश्चन, अभी 35 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। 66 से शुरू किया था, 100 पे आ गए। ठीक है, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया इसमें, कोई बात नहीं, समझाना ज़्यादा था, इनडायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा थे इसमें। तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अब ये चूँकि ज़्यादा हो रहा है तो सेशन को जल्दी वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग कल वाले सेशन में, तब बातें करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।